क्लास नहीं हो पाई कल क्लास नहीं हो पाई तो उसका रीजन ये था, एक्चुअली स्कूल में ना आजकल बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो सेम डे मार्क्स अपलोड करने होते हैं। तो कल 5:30 तो स्कूल में ही बज गए थे। ठीक है। अब कल वाली क्लास तो आपकी इंस्टीट्यूट पे ही होगी, तो ये बस एक ये था कि भाई कल वाली क्लास मिस हो गई, तो उसकी जगह पे मैंने कहा चलो एक क्लास ऑनलाइन ले लेंगे, कोर्स भी चलता रहेगा और एब्सेंट भी मार्क नहीं होगी। बट ऐसे वाली सिचुएशन में सबको आना चाहिए, चाहे किसी के एग्जाम चल रहे हैं चाहे कुछ है। तो अब देखो, एग्जाम तो शायद वर्षा के भी चल रहे हैं, बट वर्षा इज देयर। सो लेकिन पोस्टपोन हो गए, क्या हो गए? आगे पोस्टपोन कर दिया स्कूल वालों ने। पोस्टपोन कर दिए? तो यस फिर सर। लावण्या संडे का है यार। संडे लावण्या को को आ बताओ। गया था मैसेज, रात को 9 बजे आया था कि पोस्टपोन है। हम लड़ाई कर रहे थे सर ग्रुप के अंदर, एग्जाम पोस्टपोन क्यों नहीं हो रहे। और आगे और हो गए तो कुछ और ही मांग लेते यार, वो मिल जाता। चलो ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स क्या कहती हैं? आज हम, जैसे जब हम बात करते हैं फ्लूइड, व्हाट इज अ फ्लूइड? फ्लूइड होता है एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और जब हम कहते हैं एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इसके अंदर जब हम बोलते हैं ना फ्लूइड, तो जनरली बच्चे इसको बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहती है कि हम सिर्फ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, गैसेस आर आल्सो फ्लूइड्स। ठीक है, वाटर के साथ साथ आप गैसेस की बात करते हैं, गैसेस भी फ्लूइड्स होती है। हाँ याशिका, क्या हुआ? सर आपने एप्लीकेशंस नहीं कराई सॉलिड की? सॉलिड्स की एप्लीकेशंस? यस सर। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आपने बोला कर लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन स्टार्ट कर लें क्या? सर मैंने भी कहा था सर। अच्छा, किसने? सर किसने? अमृत ने? नहीं सर, मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था, विज्ञात नहीं कहा था शायद। अच्छा, विज्ञात ने कहा था एप्लीकेशंस ऑफ सॉलिड्स। अच्छा चलो ठीक है, पहले एप्लीकेशन से डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, एप्लीकेशंस ऑफ सॉलिड्स। वैसे जो करेक्ट टर्म होना चाहिए वो यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ सॉलिड्स नहीं, बल्कि होना चाहिए एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। ऑफ सॉलिड्स। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स में डिजाइनिंग अ ब्रिज। अच्छा, अगर हम लोग ब्रिज को डिजाइन करें तो ब्रिज की डिजाइनिंग में जनरली हमें ये देखना पड़ता है कि कोई भी एक गिवन बीम जिसके ऊपर ब्रिज का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, या जिसके ऊपर जनरली, अच्छा जब जब भी कभी हम लोग ब्रिजेस बनाते हैं आजकल, अगर आप देखें जहां कहीं पर भी मेट्रो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वहां पर वो जो ब्रिज बन रहे हैं वहां पर ऑलरेडी प्री कास्टेड आपके वो हैं सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को लाके रखा जाता है, फिर उनको असेंबल कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जैसा घरों में होता है ऐसा नहीं है कि आपने पिलर्स बनाए और पिलर्स बनाने के बाद फिर जब आप रूफ टॉप बनाते हैं तो रूफ टॉप बनाते हुए कंक्रीट बहुत सारा एक टेम्परेरी फ्लैट सरफेस के ऊपर बहुत सारा कंक्रीट हम डाल देते हैं, एंड वी let that particular concrete to settle down for approximately 1.5 months.
बट यहाँ क्या है कि ऑलरेडी प्री कास्टेड सेक्शंस होते हैं, जिन कास्टेड सेक्शंस को हम लोग एक के साथ एक लगाते चले जाते हैं और फिर उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आजकल जो कॉन्सेप्ट हो गया है वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है, बट स्टिल बेंडिंग ऑफ बीम्स के बारे में बहुत बात होती है, और बीम्स कितना बेंड करेंगी इसके लिए या कितना उसको बेंड होना चाहिए उसका ना एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है जो कि हमें ये बताता है कि कितना लोड वो हैंडल कर सकता है। तो उसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ऑल्दो कि उस फॉर्मूला की डेरिवेशन इज नॉट इन योर कोर्स, एंड द फॉर्मूला इज डेल्टा इज इक्वल्स टू WL क्यूब अपॉन 4YBD क्यूब। अब यहां पर सभी चीजों के अपने अलग अलग मतलब हैं। नाउ दिस सिंबल इज आल्सो कॉल्ड डेल्टा, ये भी डेल्टा होता है और ये भी डेल्टा होता है। ठीक है, तो आप इसको डेल्टा ही प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो लिखें इनके मतलब क्या क्या है। ठीक है, बी है यहां पर, जैसे L, B and D represents the length, breadth and depth respectively. L, B and D represents the length, breadth and depth respectively. Y है यहां पर Young's modulus, 4 कांस्टेंट है आपका। For a given load, W and delta can be small if the length or span L of the girder is small and its breadth B and depth are large. तो Y तो आपका Young's modulus है, जबकि W होता है वेट और डेल्टा इज कि कितना वो बेंड करेगा। ठीक है, अंडर द लोड। तो दिस रिलेशन बेसिकली डिफाइंस द बेंडिंग ऑफ बीम। W है यहां पर वेट एंड डेल्टा बेसिकली डिफाइंस हाउ मच a beam stands under the given load. अब फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मेरे पास ये एक बीम है, ठीक है, और सर बीम क्या मतलब? बीम का मतलब क्या? अच्छा, आजकल सर मतलब बीम किस सेंस में है? मतलब पिलर्स खड़े होते हैं ना, वो खड़े वाले पिलर्स जो होते हैं उनको आप पिलर्स कहते हो, है ना? किसी भी घर Yes, की sir. कंस्ट्रक्शन होते हुए आपने देखा हो। लेकिन जो वर्टिकल सेक्शंस हैं उनको तो आपने कहा पिलर, उसकी अपनी एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, और साथ ही साथ उसकी क्या होती है, एक हाइट भी है। ठीक है, लेकिन बेटा अगर हम लोग मेट्रो सेक्शंस को देखें तो आप या जब छत बनाई जाती है किसी भी घर की, तो आप वहां पर देखते हो कि एक काफी बड़ा मैश, बहुत सारे आयरन रॉड्स का, जिन्हें आप सरिये कहते हो, ठीक है, उनका डाला जाता है और उसके अंदर कंक्रीट को फिल किया जाता है। ठीक है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर मेट्रो सेक्शंस को या मेट्रो पिलर्स को जब हम बनाते हैं और उसके ऊपर जो सेक्शंस हैं वो प्री कास्टेड सेक्शंस हम लोग रखते हैं या प्री कास्टेड सेक्शंस हम लोग डालते हैं, उन सेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उन सेक्शंस में किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि वो कितना सैग कर सकता है। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स आर गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। यहाँ पर डेल्टा है कि कितना वो बेंड करेगा, W is your weight, length, breadth and depth are L, B and D respectively, और Y है उसका Young's modulus। तो Young's modulus यहाँ पर किसका होगा? उन आयरन रॉड्स का होगा जिनसे वो प्री कास्टेड आपका सेक्शन बनाया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी एक डेप्थ होती है। जनरली ये प्री कास्टेड सेक्शंस भी हॉलो होते हैं। ठीक है, Yes, sir.
तो यहाँ उन्हीं के बारे में बात की गई है। तो दिस इज वन एप्लीकेशन जिसके अंदर इस फॉर्मूला से हम लोग जनरली ये निकाल लेते हैं कि कितना बेंडिंग अलाउड है। अगर इस डेल्टा की वैल्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको लिखवाया, एक बार फिर से लिखें, एक पर्टिकुलर लाइन लिखें, यहां पर लिखो L, B and D, L, B and D represents the length, breadth and depth of a rectangular beam. ये रहा, ये आपका एक rectangular beam है, length, breadth and depth. अब depth वो height को यूज कर रहा है बेसिकली, यहाँ पर the word is height basically. Length, breadth and depth, L, B and D represent the length, breadth and depth of a rectangular beam. रेक्टेंगुलर के बाद क्या है? Beam, beam, B-E-A-M, beam. Which is supported at two ends, which is supported at two ends, which is supported at two ends. अब जब आप इस बीम को दो एंड्स के ऊपर रख दोगे, दो पिलर्स के ऊपर रख दोगे, तो इसका सारा का सारा वेट सेंटर पर आ जाएगा, और अगर ये सैट डाउन करेगा तो ये सैट डाउन करेगा सेंटर से। इट मींस हो सकता है कि वो इस तरीके से बेंड कर जाए। तो हमें ये निकालना है कि वो कितना बेंड कर सकता है, कितना मैक्सिमम पॉसिबल बेंडिंग उसके लिए मतलब अलाउड है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि वो कितना भी बेंड कर जाए तो वो अपनी वो ब्रेकिंग स्ट्रेस के पास पहुंच जाएगा, और ब्रेकिंग स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा तो ऐसा वाला ब्रिज बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो उसकी एक लिमिट होती है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा वो बेंड ना हो। वही लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। तो लिखें rectangular beam which is supported at two ends and loaded in the middle with weight W. तो सारा का सारा वेट कहाँ आ गया बेटा? सेंटर पर। लोडेड इन द मिडल विद द वेट W. जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में या इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको इसी तरह से एक रॉड दे दी जाएगी। वो स्टील रॉड हो सकती है, वो आयरन रॉड हो सकती है, उसका आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना होगा। साथ ही साथ ये भी फाइंड आउट करना होता है कि वो कितना बेंड कर सकती है। नाउ वहां पर जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम ही बेंडिंग ऑफ बीम्स है। ठीक है, तो वो बेंडिंग ऑफ बीम्स के अंदर हम जनरली ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करते हैं बेंडिंग ऑफ बीम्स का। तो वो कहता है कि द वेट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, मैंने बोला loaded in the middle of the weight, loaded in the middle with the weight W. Delta can be small if the length of the girder is small and its breadth B and depth D is large. Obviously ये जो रिलेशन दिखाई दे रहा है इसी से पता चल रहा है आपको कि डेल्टा आपको स्मॉल रखना है, आपको डेल्टा लार्ज नहीं रखना, बेंडिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फॉर डेल्टा टू बी स्मॉल, फॉर डेल्टा टू बी स्मॉल, L must be small, B and D may be large. अब आप सोचो, आपने देखा होगा 100 मीटर से पहले ही मेट्रो पिलर्स की अगर आप बात करो तो मेट्रो पिलर्स 100 मीटर से पहले एक और पिलर लग जाता है, उसके बीच में आपने एक प्रीकास्टेड सेक्शन प्लेस कर दिया। अब ये प्रीकास्टेड सेक्शंस अगर हम लोग बना सकते हैं तो हम कितने भी बड़े क्यों नहीं बना सकते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन यही है,
अगर आप ज्यादा बड़ा बना देंगे तो वो बीच में से ही टूट जाएगा, वो सारा का सारा वेट अपना सेंटर पर होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस रीच कर जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि सेंटर पर वेट तो आए, लेकिन उसकी लेंथ को अगर हम लोग कम कर देंगे तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, वो अपने ब्रेकिंग स्ट्रेस को रीच नहीं करेगा, क्योंकि इट वोंट सैग डाउन इन दैट केस। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन। हाँ बेटा बोलो। सर डेल्टा जो आपने लिखा हुआ है, हाँ, सर साइड में लाइन लिखी उसका आखिरी वर्ड क्या है? गिवन लोड। थैंक यू सर। ठीक है जी, तो पहली एप्लीकेशन क्लियर है? यस सर। याशिका क्लियर है? यस सर। इन्हीं एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे आप? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लिखें, एप्लीकेशन ऑफ अ क्रेन। अच्छा, आप इसको डिजाइनिंग अ ब्रिज या आप सीधा सीधा इसको बेंडिंग ऑफ बीम्स भी लिख सकते हो। सर नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक है? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एप्लीकेशंस का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देते हैं आपको यहीं पर कि ज्यादा सुटेबल जो शेप्स होती हैं, सुटेबल शेप्स ऑफ पिलर्स क्या हो सकती हैं। अभी मैंने तो यहाँ पर सीधा सीधा दो ब्लॉक्स के बीच में बीम को प्लेस करके दिखा दिया, बट अगर आप कभी देखें तो जो शेप आप देखते हो, आप मेट्रो पिलर्स को अगर ध्यान से देखें तो उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। ऐसी शेप के मेट्रो पिलर्स देखे हैं ना? यस यस सर। यस सर। और एक ऐसे देखे होंगे। कुछ ऐसे देखे होंगे। ये आपकी शेप होती है पिलर्स की। अब हम ऐसा क्यों करते हैं जनरली? ये जो पिलर्स होते हैं आपके, जो ऐसे आपको सिलिंड्रिकल पिलर्स दिखाई देते हैं या किसी भी तरह का पिलर, फॉर सेफ्टी रीजंस इनका जो बॉटम होता है वो बहुत नीचे होता है जमीन के, लेकिन एक बहुत बड़े रेक्टेंगुलर बेस के ऊपर फिक्स होता है। एक बहुत बड़े रेक्टेंगुलर बेस के ऊपर इसको फिक्स किया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? यहां पर जितना भी वेट लगेगा वो सारा का सारा वेट यहां से, इस पॉइंट से डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, अब आप देखें ध्यान से, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा बेस का तो प्रेशर कम लगेगा। इट मींस कि वो ज्यादा वेट को होल्ड कर सकता है। इसीलिए जब भी कभी एक पिलर बनाया जाता है, खासकर ऐसे वाले पिलर्स, ऐसे वाली बिल्डिंग्स के पिलर्स जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं या फिर जिनके ऊपर से ज्यादा वेट डेली ट्रैवल करना होता है उसने, या आपके ब्रिजेस बनाए जाएं या फिर आपके फ्लाईओवर्स बनाए जाएं, या फिर हम लोग मेट्रो पिलर्स की ही बात क्यों ना करें, या मोनोरेल पिलर्स हो, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर उसका जो बेस होता है वो बेस बहुत बड़ा होता है, सो दैट कि जितना भी वेट नीचे की तरफ आए वो सारा का सारा वेट डिफरेंट एरियाज में ट्रांसफर हो जाए, डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रांसफर हो जाए। तो एरिया ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, ओके सर। यस तो मोर वेट इट कैन हैंडल। ठीक है, ओके सर। यस सर। सर जब उसके ऊपर वेट लगता है तो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना हर डायरेक्शन में? बिल्कुल, फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ।
और पास्कल्स लॉ को समझने के लिए हमें फ्लूइड्स एट रेस्ट और फ्लूइड्स इन मोशन समझना पड़ेगा, ठीक है? यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट आएगा बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ अ क्रेन। इसको रब कर दूं? यस सर। कोई एक जना इसका स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया सर। और इसको अभी ग्रुप पे सेंड कर दो। सर व्हाट्सएप करना है क्या? और कैसे सेंड करेगा भाई? यस सर, ठीक है सर। भेज दिया सर। ठीक है जी। सेकंड है क्रेन, एप्लीकेशन ऑफ क्रेन। अब क्रेन का बेसिकली काम क्या होता है? क्या दिमाग में आता है वर्ड क्रेन सुनते ही? ऑब्वियसली वो पक्षी की बात नहीं कर रहे हम, सफेद वाला लंबी चोंच वाला, मैकेनिक्स की बात हो रही है। तो क्रेन क्या होती है? सर लोड उठाने के लिए। सर लोड उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए चीजों को। शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम सारे। क्रेन लोड उठाने के लिए ही होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब ये जो क्रेन जो हैवी लोड्स उठाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक कभी ध्यान से देखा हो आपने? अच्छा, क्रेन की जो हाइट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, कितना साइज हो सकता है उसका? सर गूगल करना है क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि तू कहां तक सोच सकता है भाई। सर 10 फीट। बस? सर 15। बस? सर 50 फीट, 50 सर फीट। 20 फीट, 20 फीट। 20 फीट? बस? सर आप 50 है बता सर, दो। 50। बेटा बुर्ज खलीफा बना था ना, तो उसके ऊपर भी क्रेन लगी थी। हाँ देखा सर, मैं यही कह रहा था। कौन कह सर रहा कौन था? था ये? सर कौन थे? ये प्रतीक था। भाई सर गोल्ड बना रहा सर। नहीं, सच कह रहा क्या हूँ। सर, यूपीएससी भी तो क्लियर करना है। बेटा ये सारी की सारी बातें आज ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये यूट्यूब पे भी जाएंगी। हाँ सर। और ये मैंने अपना चैनल जो है ना, ये प्राइवेट नहीं कर रखा, इसको कोई भी देख सकता है। तो ये लेक्चर्स, ये वाला लेक्चर सर अगर सर कोई, इनसाइड जोक है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता। हाँ ये कोई अगर देखेगा तो वो सुनेगा कि कौन कौन कैसी कैसी बातें कर सकता है, कितना दिमाग लगा सर सकता है। हमारा नाम रिवील मत करो ना आप। मैं ना लूं चाहे, बट वो साइड में दिखाई तो देगा ही। चलो कोई नहीं। तो कहने का मतलब क्रेन का कोई ऐसा साइज नहीं है, साइज की बात नहीं है, साइज क्रेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। और जनरली जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं वहां तक ऑब्जेक्ट्स पहुंचाने के लिए क्रेन्स ही यूज होती हैं, लेकिन मटेरियल पहुंचाने के लिए नीचे से ऊपर तक क्रेन्स ही यूज होती हैं। लेकिन बेटा एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझें कि वहां पर आपने देखा होगा कुछ मेटेलिक रोप्स होती हैं। वो रोप किस चीज की होती हैं? मेटेलिक होती हैं, यानी कि ऐसे नॉर्मल रस्सियां नहीं। वो रोप भी किसकी बनी हुई होती है? मेटेलिक रोप्स होती हैं, यानी कि मेटल्स की बनी हुई होती हैं, अलॉयज की बनी हुई होती हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये थिक मेटल रोप्स होती हैं, एंड दीज रोप्स आर पुल्ड विद द हेल्प ऑफ पुलीज एंड मोटर्स। तो अगर मान लो कि अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप क्रेन की ही बात करें, आप अपने सोसाइटीज वगैरह के अंदर लिफ्ट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो लिफ्ट्स होती हैं दे आर आल्सो हैंग्ड विद द मेटेलिक रोप्स, और उसके अंदर एक पुली लगा हुआ होता है, साथ में एक मोटर लगा हुआ होता है। तो एट टाइम्स मोटर क्लॉकवाइज मूव करता है, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो इट डिपेंड्स कि आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि these ropes are designed in such a way that they can handle a certain amount of load. अब आप कभी कभी ये देखते हो कि लिफ्ट के अंदर जाने के बाद लिफ्ट बीप करना शुरू कर देती है और आपको उसमें से एक आध दो लोगों को बाहर आना पड़ता है। इट मींस कि वो ये सेंसर ये बताता है कि नाउ द लिफ्ट इज ओवरलोडेड, है ना। तो अब लिफ्ट आपकी ओवरलोडेड ना हो, यानी
वो ओवरलोडेड हो रही है, इसका मतलब ये है कि रोप के ब्रेकिंग स्ट्रेस से हम लोग उसको एक सफिशिएंट लोड दूर तक रखते हैं सो दैट के ब्रेकिंग स्ट्रेस रीच ना कर जाए। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस रीच ना कर जाए, अगर मान लो ब्रेकिंग स्ट्रेस रीच कर गया तो इट विल बी डेवास्टेटिंग बेसिकली। तो हम उन सब चीजों को ध्यान में रख के रोप का भी ब्रेकिंग स्ट्रेस वहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इन केस ऑफ क्रेन। अभी तक हमने तो बेंडिंग ऑफ बीम्स के बारे में ही बात की थी, लेकिन अब बात कर रहे हैं क्रेन यानी कि उस रोप के बारे में जिस रोप के साथ वो लिफ्ट या वो क्रेन लोड को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाती है। तो द मैक्सिमम लोड शुड बी सच दैट इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली। इन दिस केस इलास्टिक लिमिट will correspond to a load of 30 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर एक रोप है जिसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, then the radius will be nearly 1 सेंटीमीटर, और आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जनरली वो कितना होना चाहिए, अगर लोड आपका 30 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, द मैक्सिमम लोड शुड बी सच दैट इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड। तो याद ये रखना है कि हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर निकालने की कोशिश करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए वेट अपॉन जो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस को हमने यहाँ सिग्मा से रिप्रेजेंट करा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि ए यहाँ पर क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, mg क्या है वेट, और सिग्मा क्या है आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो दिस इज जनरल फॉर्मूला। स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सिंपल सी बात है, एरिया इधर आ गया, स्ट्रेस नीचे आ गया, फोर्स आपका mg है। तो अगर हम एक रोप की बात करें, जिस रोप के साथ आप एक लोड को सस्पेंड करते हो और उस लोड को आप अप एंड डाउन मूव करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस रोप बेसिकली, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने का, सफिशिएंट क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने का तरीका यही है। यानी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, किससे, द रेशियो ऑफ वेट अपॉन द ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब मान लें कि ब्रेकिंग स्ट्रेस हमारे पास 30 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने बोला कि है, और जो लोड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 4 टाइम्स ऑफ g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको मैं 10 ले लूं, तो यहां से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर देन इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी नियरली 3.3 into 10 raised to the power minus 4. 3.3 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी एक ऐसी मशीन जो कि एक लोड को उठाती है, यानी कि क्रेन जो कि एक लोड को उठाती है, और कितने लोड को उठाती है, 10 to the power 5 न्यूटन्स। 10 to the power 5 न्यूटन्स का मतलब हुआ लगभग 10,000 kg। तो 10,000 kg को अगर कोई वेट मशीन उठाती है तो उसका अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल का 13 to 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का 3.3 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है सर, हाँ बेटा, सर ऐसा कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी वजह से ये हो पाता है? बेटा देखो, आप प्योर मटेरियल्स यूज नहीं कर सकते हैं इसके अंदर आपको अलॉयज बनाने पड़ते हैं, और अलॉयज को बनाते हुए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो अलॉयज कंडक्टिंग ना हो, इंसुलेटिंग हो,
यानी करंट ना पास करे उसके थ्रू। अगर उसके थ्रू करंट पास करने लगेगा तो लेंथ ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी। दूसरी बात, उसकी स्ट्रेंथ। हाँ बेटा याशिका, इस पर्टिकुलर चीज के लिए, रेशो के लिए, ये फिक्स वैल्यू है। यानी अगर किसी मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस मुझे इतना चाहिए, जो कि काफी हाई है, और वो 10⁴ kg लोड अगर उठाता है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अब वापस आ जाए तो कास्टिंग करते हुए, इन अलॉयज से वायर्स बनाते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, कि मटेरियल ऐसा हो, अलॉयज ऐसे हो जो कि वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, उनका ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा हो। तीसरी बात, फ्रिक्शन के टाइम पर, क्योंकि जब वो रोप्स एक दूसरे के ऊपर रोल डाउन होंगी और फिर से वो खुलेंगी, ठीक है, तो उस टाइम पर रोप्स के बीच में आपस में फ्रिक्शन होगा, पुलीज के साथ फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन के टाइम पर भी वहां पर वियर एंड टियर कम हो। तो जैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने सबने आप अपनी फिजिक्स लैब के अंदर 2 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए होंगे अभी तक, या 2 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होंगे। पहला तो था आपका वर्नियर कैलिपर, और दूसरा होता है आपका स्क्रू गॉज। किस किसने स्क्रू गॉज किया है? मैंने सर। सर मैंने कहा सर मैंने तीसरा भी भी तो होता है। सर। सर वही मैंने भी हुआ करा हमारे यहाँ। सर। ओ सर लैब्स पे नहीं, ओ लैब्स पे नहीं, क्लास में। नहीं सर, फिजिकल मैंने इंटीरियर किया पैरामीटर क्लास भी तो होता है सर। मैंने अच्छा, सर वर्नियर फिजिकली। कैलिपर स्क्रूस पैरामीटर तीनों करे हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, स्क्रू गॉज कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है? मेटल। मेटल से। मेटल से। मेटल से सर। उस मेटल का नाम बताओ। एल्यूमिनियम, स्टील, एल्यूमिनियम, समथिंग। स्टील सर, या फिर और कुछ एल्यूमिनियम, होगा। स्टील, हाँ, जनरल यही मेटल्स होते हैं, सर है ना? आयरन। ऑब्वियसली हाथ में देख के पता लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर तो है नहीं। स्कूल हाँ। वाले इतना तो हाथ में देंगे भी नहीं आपके, है ना? सर गोल्ड तो अर्थ अर्थ पे है। विज्ञात, बस हो गया। तो वो जो स्क्रू गॉज है वो कौन से मेटल का होता है? वाइवा पढ़ा है उसका? सर एक बार फिर से सर रिपीट करना, सर आपने क्या वाइवा कहा? किसका, स्क्रू गॉज का सर? हाँ जी। हाँ जी सर, करा भी सर है स्क्रूगॉज सर, का करा वाइवा भी नहीं है, हुआ था याद करके टेस्ट हमारा, भी दे दिया हमको उसका। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था, नोट डाउन करना था। हाँ सर, मेरा भी यही हुआ। सर मेरा फिजिकली करवाया है, फिर हमसे याद करवाया, फिर हमसे लिखवाया पेपर बिठवा के पूरा टेस्ट सर है। फाइल खोलो सर एक बार। देखो, नहीं फाइल मत खोलो, मैं बता देता हूँ। स्क्रू गॉज इज बेसिकली मेड अप ऑफ गन मेटल। मेटल नहीं, गन मेटल। गन मेटल एक ऐसा मेटल है, बेसिकली वो एक अलॉय है मेटल्स का। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 एलिमेंट्स, जिसकी वियर एंड टियर सबसे कम होती है। अब आप सोचो, गन्स जो होती हैं वो बहुत बहुत सालों तक काम करती हैं। लाइक, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AK इन AK-47, देन इट मींस, AK का मतलब होता है ऑटोमेटिक कलाशनिकोव, 47 का मतलब था ये 1947 में बनाई गई थी। ठीक है, दूसरी बात, हम जो आर्मी में टैंक्स वगैरह की बात करते हैं, तो सोचो इतने बड़े बड़े शेल्स वो फायर करते हैं, द अमाउंट ऑफ वियर एंड टियर दे कैन हैंडल। तो उनको बनाया जाता है इस तरीके से, वो कोई एक प्योर मेटल नहीं होता, वो अलॉयज होते हैं। सर ये और 9th क्लास की केमिस्ट्री में था, ये गन मेटल एक एलॉय हमको बताया था। पता नहीं, मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती। ठीक है, तो अलॉयज होते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली जिसके अंदर वियर एंड टियर कम हो। उन्हीं अलॉयज से, वैसे ही अलॉयज से ये मेटेलिक रोप्स बनाई जाती हैं क्रेन्स वगैरह के फंक्शन के लिए। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक। So these are few applications of elastic properties of materials, ठीक है, या elastic properties of solids। अच्छा, एक ना
या चलो छोड़ो। तो ठीक है, इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक एप्लीकेशन समझनी है तो वो आप मुझे बता दें। है? नो सर। नो सर सर, ऐसा कोई एप्लीकेशन पर्टिकुलर ऐप तो तक नहीं। पूछी जाती है? पूछी भी जा सकते हैं, ना भी पूछी जाए तो पता तो होनी चाहिए यार। सर अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में हुआ तो क्या पूछ सकते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्मेट में तो नहीं आएगा वो, वैसे पूछ लेगा, राइट एनी वन एप्लीकेशन और टू एप्लीकेशंस ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर्स ऑफ ये सॉलिड। एग्जांपल टाइप्स हो गए ना, हाँ, लाइक क्रेन्स एग्जैक्टली, ना, हम ऐसे वन सेंटेंस में लिख सकते हैं क्रेन्स और एलॉयज स्टफ। बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके सर। चलो अब स्टार्ट करें फ्लूइड्स। यस। याशिका करें स्टार्ट। यस सर। मैं वो स्क्रीनशॉट पोस्ट करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, तो आज बात करेंगे फ्लूइड्स एट रेस्ट के बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और उसमें भी हम बात करेंगे फ्लूइड्स एट रेस्ट की सबसे तो पहले। ग्रुप में तो नहीं आया। आ जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अच्छा, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि फ्लूइड्स का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ जनरली मिसकंसेप्शंस हमारे दिमाग में रहती हैं ये वाली, कि फ्लूइड्स का मतलब होता है एनीथिंग। वैसे तो मतलब यही होता है एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो। तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं लिक्विड्स के बारे में या वाटर के बारे में। गैसेस भी फ्लूइड्स होती हैं, ठीक है, गैसेस भी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करती हैं। जनरली जो आपके लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं, यानी जो भी कोई फ्लूइड्स हैं, दे यूज टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, आप कभी कभी टैप खोलो तो टैप में से एक हिसिंग साउंड आ रही होती है। वो हिसिंग साउंड बेसिकली के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, वो एयर जब बाहर निकलती है तो इट बेसिकली क्रिएट्स अ हिसिंग साउंड। या फिर वो कई बार टैप के थ्रू एक विसल आनी शुरू हो जाती है, तो वो विसल भी बेसिकली इसीलिए आती है कि वहां पर एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट विसल इज योर प्रेशर कुकर, के अंदर स्टीम इकट्ठी हो जाती है और वो स्टीम जब बाहर आती है तो वो एक विसल की फॉर्म में मूव करके बाहर आ रही होती है, यानी कि वो विसल हमें सुनाई देती है। तो जनरली फ्लूइड्स की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस के बारे में, बट आज हम बात करेंगे फ्लूइड्स एट रेस्ट के बारे में। तो जब हम फ्लूइड्स एट रेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ प्योरली लिक्विड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमें दो बातें करनी है। पहला कि हम फ्लूइड्स को एट रेस्ट स्टडी करेंगे, दूसरा हम फ्लूइड्स को मोशन में स्टडी करते हैं। जब हम फ्लूइड्स को एट रेस्ट स्टडी करते हैं तो इसको नाम दिया जाता है, इस पर्टिकुलर फील्ड को, हाइड्रोस्टैटिक्स। और जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम फ्लूइड्स के मोशन के बारे में बात करते हैं, और इसको हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। The field is also known as hydrodynamics, और यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। जब हम फ्लूइड को एट रेस्ट स्टडी कर रहे हैं तो किसी भी फ्लूइड के लिए जो चीज वेरिएबल होती है, यानी कि डिफरेंट फ्लूइड्स में जो चीज वेरी करती हैं, जो चीज वेरिएबल होती हैं, वो होती है उनकी डेंसिटीज। ठीक है, आपके पास सेम मास के लिक्विड्स हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो सेम मास के लिक्विड आपके पास उतनी ही क्वांटिटी में आपको दिखाई दे। ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी में आपको दिखाई दे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक छोटा सा। मेरे पास स्कूल में मेरी लैब में मर्करी है। ठीक है, और आपको एक मैं
चीज दिखाता हूँ जिसके अंदर वो एक इतनी बड़ी बॉटल है सर, और आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी बॉटल के अंदर वो कितना मरकरी होगा? कोई आइडिया? सर 1 लीटर। Sir, 0.76 grams in centimeter something ऐसा था. अब ये जो बॉटल है, 7 gram. इट कैन होल्ड 97 ग्राम्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है? एक स्टैंडर्ड फ्लूइड ये 97 ग्राम्स होल्ड कर सकता है, लेकिन मेरे पास स्कूल में सेम बॉटल के अंदर 3 kg मर्करी है। तो अब आप सोचो कि मर्करी में और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों Sir, density का difference हुआ ये. डेंसिटी का डिफरेंस, एग्जैक्टली। तो डेंसिटी क्या होता है? सबसे पहले डेंसिटी की ही बात करेंगे। व्हाट इज डेंसिटी? क्या होती है डेंसिटी? डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब। एंड बेटा अगर हम CGS यूनिट्स में बात करें, इन CGS यूनिट्स, इसकी SI यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन कभी कभी इसको ग्राम पर सीसी भी लिखा जाता है। ग्राम पर सीसी का मतलब भी यही है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो कहीं लिखा आ जाए तो उससे घबराना और कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब यही है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल देखें, at 4 degrees Celsius, density of water is approximately 10 raised to the power 3 kg per meter cube। इसका मतलब हुआ, अगर आप एक कंटेनर लें which is of 1 meter length, 1 meter breadth and 1 meter height, यानी 1 meter depth, उसके अंदर अगर आप वाटर फिल करने लगे और फिर वाटर को आप मेजर करें, उसका वेट करें, तो वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 आएगा, मतलब 1000 आएगा। यानी 1000 kg वाटर यू कैन होल्ड इन अ कंटेनर ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि ये कितने पर होना चाहिए? एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? सर 4 डिग्री से थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो नहीं होगा? होगा, होगा, बट जनरली वाटर एक्सपैंड करने लगता है इन दैट केस, ठीक है? तो जैसे 4 डिग्री एक आइडियल सिचुएशन। यहां पर क्या होता है कि वाटर का ना एक एनॉर्मलस बिहेवियर होता है, और वो एनॉर्मलस बिहेवियर क्या होता है कि अगर हम वाटर के टेम्परेचर को रिड्यूस करने लगे, ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस होता है, बट अनएक्सपेक्टेडली एट 4 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग अगेन, ठीक है? और वहां पर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम माना जाता है। उससे नीचे जब वो जाएगा तो फिर से उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा एंड इट स्टार्ट्स फ्रीजिंग बिलो द 2 to 4 डिग्री सेल्सियस। अगर वो नीचे जाता है तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। अब आप सोचें, जैसे लेक्स हैं या सीज हैं, तो अगर आप लेक और सी की बात करें, ओशंस की बात करें, खासकर एंटार्क्टिक ओशन में अगर आप जाएं या एंटार्क्टिका की साइड पे अगर आप जाएं, तो आप देखते हैं कि जो सी का सरफेस है वो बिल्कुल कंप्लीटली फ्रोजन है। बट बहुत नीचे अगर हम लोग चले जाएं तो वहां पर अगेन वो फ्लूइड में है, ठीक है? इट इज लिक्विड बेसिकली। तो केमिस्ट्री में आपको ये सब चीजें बताई गई होंगी कि वाटर का एक एनॉर्मलस बिहेवियर होता है, और वो एनॉर्मलस बिहेवियर ये कि टॉप सरफेस का टेम्परेचर बेशक से आपका कितना भी कम हो जाए, लेकिन वाटर के बॉटम का जो लेवल होता है या जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 2 to 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, और वहीं पर उसका वॉल्यूम भी मैक्सिमम होता है। This is a fact, and this is basically an anomaly with the water shows with the change in temperature basically, ठीक है? यस सर, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन की जहां पर हम दो अलग अलग लिक्विड्स को कंसिडर करेंगे, और हम कहते हैं कंसिडर 2 लिक्विड्स of densities ρ1 and ρ2 with same volume of densities ρ1 and ρ2 respectively, but they have
सेम वॉल्यूम। तो डेंसिटी में क्या चेंज आएगा? मिक्सचर की डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर किसके बराबर होना चाहिए? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब आपने दोनों को मिला दिया तो ये एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर कैसा हो सकता है? होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है। अब हम सिर्फ मिक्सचर की बात कर रहे हैं, हमने मिला दिया उसको। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर रो मिक्स विल बी इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। यही होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द टोटल मास? उससे पहले बात कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम कितना होगा। हमने बोला सेम वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2v। तो टोटल मास कितना होगा? मास विल बी इक्वल टू ρ1v प्लस ρ2v। अब आप कहोगे ये कैसे आया? तो देखो ध्यान से, टोटल मास अगर मुझे निकालना हो, या मैं कहूं मास ऑफ लिक्विड 1, मास ऑफ लिक्विड 1 कितना होगा? m1 विल बी इक्वल टू, या डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? ρ1 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन v। वॉल्यूम तो सेम था, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई? ρ1 इंटू v। सिमिलरली m2 कितना हो जाएगा बेटा? ρ2 इंटू v हो जाएगा। यस सर। तो अगर हम यहाँ पर दोनों को ऐड करके कैंसिल आउट कर दें, देन दिस विल बी ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2 होगा। ठीक है, यस सर। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डेंसिटी, या आप रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हो। ठीक है, ओके सर। अच्छा आज हमने फ्लूइड्स स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, बट इससे आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारी कल वाली क्लास में, जो कि 3:30 बजे है। ठीक है ओके सर। सर। ओके तब सर। तक के लिए इसको बेटा रीड आउट कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, सर एक डाउट था, हाँ बोलो। आप स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग, आपने करनी है तो सर। 1 मिनट, स्टॉप कर दो।